प्रश्न 1, पटरी के नज़दीक कौन बैठा है? મોચી, ચાયવાલા, અખબારવાલા, કુજડીન? तो બેસેલો છે એ છે મોચી। બીજો પ્રશ્ન, फल सब्जी बेचने वाली औरत को क्या कहते हैं? ग्वालिन, फलवाली, गुब्बारी या कुजड़ीन? तो તમને ખબર છે ડી કુજડીન જવાબ આવશે। ત્રીજું, કિસકા ટાયર ફટા દિખાઈ દેતા હે? આપણે બીજા ચિત્રની ચર્ચા કરી નથી, પણ બીજા ચિત્રમાં સાયકલનું ટાયર ફાટેલું હોય છે, તો સી ઓપ્શન છે એ સાચો છે, સાયકલ કા। ચોથું, रिक्शे वाले से कौन टकराया? रिक्शावाला સાથે કોણ ભટકાયું? तो मोची, बाइक वाला, कुजड़ीन या पक्षी? तो बाइक वाला जो है वह रिक्शा वाले से टकराया। પછી આપણે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ। चित्र पाठ के पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है? તો ઘણી બધી ક્રિયાઓ છે એ ચિત્રપાઠમાં થઈ રહી છે, તો આપણે એને હિન્દીમાં આપણે વર્ણન કરવાનું છે। चित्रपाठ के पहले चित्र में दुकान वाला साइकिल में हवा भर रहा है, तोता दुकान के ऊपर बैठा है, कुजड़ीन सब्जी बेचने जा रही है, गुब्बारे वाला हाथ में गुब्बारे लिए खड़ा है, मोची ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा है, बाइक वाला बाइक चला रहा है, उसके पीछे रिक्शा वाला जो है वह रिक्शा लेकर जा रहा है। तो इस तरह की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे सारी क्रिया लिखी नहीं जा सकती है, यानी हमने संक्षिप्त में यहाँ पर लिखा है, जितना इतनी जगह में आए उतना लिखा है। दूसरा प्रश्न, चित्रपाठ के चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों बैठा है? तो इसका जवाब है, कुत्ते को खाना नहीं मिला होगा, इसलिए वह मुंह लटका कर बैठ गया है। तीसरा प्रश्न, कुजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? क्या क्या जई शके छे? तो घणी बधी जग्याए जई शके छे। कुजड़ीन शहर के अलग अलग विस्तार में, गली मोहल्ले में, गांव में जा सकती है। चौथा प्रश्न है कि टायर क्यों फटा? टायर में ज़्यादा हवा भरने के कारण वह फट गया। पांचवा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? गुब्बारे के अंदर गैस भरी हुई है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। હવે સીધા આપણે આવી જઈશું પાંચમા પ્રશ્ન ઉપર। મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે આપણે અગત્યના પ્રશ્નોની ચર્ચા જ કરવાના છીએ। તો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાના છે। પહેલું છે કમ। કમ એટલે થોડુંક જ્યાદા એનું વિરુદ્ધાર્થી થશે। તમને આ એકદમ સરળ લાગશે, કારણ કે તમે છઠ્ઠા ધોરણમાં આ તમે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો કરતા હતા, બરાબર। પછી એક, તો એનું વિરુદ્ધાર્થી છે અનેક। હવે છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે જેની અંદર સમાનાર્થી શબ્દો લખવાના છે। પેલું પાણી આપ્યું છે, પાણીનું સમાનાર્થી છે જલ। એ સિવાય પણ ઘણા બધા એના શબ્દો છે જે તમને આવડે છે, વારી, નીર, ઉદક, અંબુદ, આ બધા એના સમાનાર્થી છે। એવી જ રીતે બીજું છે ભય। ભય એટલે ડર, બરાબર, હિન્દીમાં પણ એને ડર કહેવાશે। સાતમો પ્રશ્ન જે તમારા માટે એકદમ સહેલો છે, શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાનો છે। તમને ખબર છે કે અ થી શરૂ કરી અને ઔ સુધી એ સ્વરનો ક્રમ છે, અને ક થી શરૂ કરી અને હ સુધી એ વ્યંજનનો ક્રમ છે, બરાબર। ક્ષ અને જ્ઞ છે એ વચ્ચે આવી જશે। ક્ષ છે એ ક પછી આવશે અને જ્ઞ છે એ જ પછી આવશે। આ પ્રમાણે શબ્દકોશનો ક્રમ છે। તો હવે આમાં તમને જાતે જ કરતા આવડે છે, એટલે હું તમને આમાં કંઈ શીખવતો નથી, ખાલી બોલી જાઉં છું। કુત્તા, ગુબ્બારે, ટાયર, તોતા, બાઇક, બજાર। तो काव्यનું નામ છે तब याद तुम्हारी आती है। ईश्वर की याद आने की बात है। ये जो कविता है और ये लिखी है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। यहाँ पे कवि का नाम लिखना भूल गए हैं। तो चलो यहाँ पे प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कलिया खुशी के गीत कब गाती है? कलिया, कलिया मतलब જે કળી હોય પુષ્પની, એ ખુશીના ગીત ક્યારે ગાય છે? शाम को, सांजे, सुबह को, सवाરમાં, दोपहर को એટલે કે બપોરે, रात को, रात्रे, ક્યારે ગાય છે? तो हमें पता है इसका जवाब, सुबह को गाती है। या सही, तो उसका उत्तर आएगा बी। दूसरा प्रश्न है, ठंडी हवा कब मस्ती ढोकर लाती है? वर्षा में, गर्मी में, दोपहर में या सुबह में? तो ठंडी हवा हमें गर्मी में तो लगती ही नहीं है, क्योंकि गर्मी होती है। दोपहर में भी नहीं लगती है, वर्षा में लगती है और सुबह में भी लगती है।
लेकिन यहाँ पे हमें लिखना है जो काव्य के आधार पर है, तो यहाँ लिखना है ए, वर्षा में ठंडी हवा आती है। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदें कैसे गिरती है? टप टप, चमचम, छम छम या सन सन? तो अगला प्रश्न देखते हैं। तब याद तुम्हारी आती है, काव्य के कवि का नाम बताए। तो कवि का नाम क्या है? कवि का नाम मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, रामनरेश त्रिपाठी या अग्नेय या हरिवंश राय या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उसका उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। याद आ गया? ठीक है, तो ए जवाब आएगा। पांचवा प्रश्न है, प्रातःकाल दुनिया पर कौन मुस्काता है? प्रातःकाल એટલે સવારમાં, तो वह कौन मुस्काता है? लहरें, कलियां, डालिया या पत्तियां? तो यहाँ जवाब आएगा कलियां। कलियां मुस्काकर पुष्प बन जाती है, पंखुड़ियाँ एकदम खुल जाती है, तो इस तरह मुस्काती है। मित्रों, जो दूसरा प्रश्न है वहाँ पे हमें क्या करना है? खाली जगह पूरनी है। सुबह में चिड़िया कुछ गीत खाली जगह के गाती है। खाली जगह में क्या आएगा? खुशी आएगी। क्या? खुशी के गीत गाती है। मैं पूरा वाक्य पढ़ लेता हूँ, आप समझ जाएगा। दूसरा वाक्य है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। तीसरा, कलियां दरवाजे खोलकर दुनिया पर मुस्काती है। चौथा, बच्चों को ईश्वर की याद आती है। इस प्रकार यह खाली जगह का जवाब आएंगे। और जैसे हमने खाली जगह के पूरे वाक्य बताए, ऐसे ही मैं विधान पूर्ति के वाक्य बताता हूँ। तीसरा प्रश्न है विधान पूर्ति का। तो ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्काती है। चिड़िया रोज बड़े सवेरे उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न, जिसमें क्या करना है? एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो उसमें पहला प्रश्न दिया गया है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो आपको आगे भी प्रश्न आ गया, सुबह को गाती है। तो पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे इस तरह, चिड़िया खुशी के गीत सुबह में गाती है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? जवाब, पृथ्वी पर जब छमछम कर बूंदे गिरती है, तब पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। क्योंकि बारिश आती है, बारिश आने से हरियाली छा जाती है। तीसरा प्रश्न, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? उत्तर, मैदानों में, वनों और बागों में हरियाली दिखाई देती है। फिर चौथा प्रश्न, बूंदे कैसे गिरती है? उत्तर, बूंदे छम छम आवाज करके गिरती है। पांचवा प्रश्न, बिजली कैसे चमकती है? बिजली चमचम कर चमकती है। छठा प्रश्न, ठंडी हवा क्या लेकर आती है? उत्तर, ठंडी हवा मस्ती लेकर आती है। सातवां प्रश्न, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? उत्तर, वर्षा ऋतु में जब छम छम बूंदे गिरती है, तब हरियाली लहराती है। फिर 12वां प्रश्न है, जिसमें शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है, यानी कि बहुत से शब्द है, शब्दों के समूह है, उसके लिए एक शब्द में लिखना है। तो देखते हैं शब्द समूह क्या कहता है। पहला, हरे भरे पेड़ पौधों का समूह, उसको हम एक शब्द में कहेंगे हरियाली। क्या कहेंगे? हरियाली। दूसरा, हवा का झोंका, उसको कहेंगे हम लहर या तरंग भी कह सकते हैं, लहर या तरंग। तीसरा प्रश्न, सृष्टि की रचना करने वाला, उसको हम कहेंगे सृजनहार। समझ में आया? सृजनहार मतलब सृष्टि की रचना करने वाला। पेलू पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम कौन करते थे? ट्रक वाले, बंजारे, मजदूर, गाડીવાન। જે પાઠ જે વાંચે એને તરત ખ્યાલ આવી જાય કે બંજારે જ એનો જવાબ છે। બીજું, બંજારે ने सेठ को जमानत के दौर पर क्या दिया? जमानत के तौर पर क्या दिया? ए गाय, जमीन, कुत्ता या हाथी? तो कुत्ता दिया था, सी कुत्ता। लाखा बंजारे के कुत्ते की समाधि कहाँ पर है? ए अहमदाबाद, राधनपुर, पालनपुर कि पाटन? तो बी राधनपुर में समाधि है।
હવે વાક્યની પૂર્તિ કરવાની છે. અહીંયા અધૂરા વાક્ય આપેલા છે અને આપણે પૂરા કરવાના છે. चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और 9 दो 11 हो गए. लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं. अब आगे का प्रश्न है जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. એટલે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. जो है खाली जगह. बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था. बराबर. बीजू सेठ के यहाँ खाली जगह ने डाका डाला तो चोरों ने डाका डाला. कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए है. હવે આગળ 8મા પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ. સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે. તટ તો કિનારા, સૂદ તો બ્યાજ, પાણી તો જલ, મિશ્રી જો લખવાનું રહી ગયું છે. મિશ્રી એટલે ખાંડ અને કહેવાશે હિન્દીમાં ચીની. મિશ્રી તો ચીની. 9મો પ્રશ્ન વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાના છે. પ્રસન્ન તો અપ્રસન્ન, રોના તો એનું વિરુદ્ધાર્થી છે હસના, જમીન તો આસમાન, હોશ, હોશ એટલે ભાનમાં હોવું, પણ ભાનમાં ન હોય ત્યારે કહેવાય બેહોશ. આવી જ રીતે આગળનો પ્રશ્ન છે. લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે. પુલ્લિંગને સ્ત્રીલિંગમાં કરવાનું, સ્ત્રીલિંગને પુલ્લિંગમાં કરવાનું. પણ અહીંયા બધા જ શબ્દ પુલ્લિંગમાં આપ્યા છે. પહેલું છે સુનાર તો એનું સ્ત્રીલિંગ થશે સુનારીન. બીજું ગ્વાલા તો ગ્વાલિન, રાજા તો રાની, લુટેરા લુટેરી, શેઠ શેઠાની, ઊંટ તો ઊંટની. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે 11મો પ્રશ્ન છે જે સંજ્ઞા ઓળખવાની છે. સંજ્ઞાને અલગ અલગ વિભાજિત કરવાની છે. 2 સંજ્ઞા છે, વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા અને જાતિવાચક સંજ્ઞા. વ્યક્તિવાચક કોને કહેવાય તો ચોક્કસ નામ હોય કોઈ વ્યક્તિનું અથવા ચોક્કસ વસ્તુનું નામ હોય અથવા કોઈ પ્રદેશનું નામ હોય તો એને વ્યક્તિવાચક કહેવાય. અને જાતિવાચક એટલે આખી જાતિનો બોધ થતો હોય. ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. પેલું છે ભારત. ભારત તો એક દેશનું નામ છે તો વ્યક્તિવાચક આવશે પરફેક્ટ. બરાબર. પછી છે હિમાલય. હિમાલય તો એ પર્વતનું નામ છે, આપણને ખબર પડી જાય હિમાલય પર્વત જ છે. ત્રીજું છે નદી. નદીમાં કોઈનું નામ નથી આપ્યું એટલે સમગ્ર નદીઓનો બોધ થતો હોવાથી તે જાતિવાચક સંજ્ઞા છે. વીર સાવરકર તો એક નામ છે. બરાબર. સૈનિક, સૈનિકમાં કોઈનું નામ નથી આપ્યું એટલા માટે જાતિવાચક સંજ્ઞા છે. નર્મદા તો નર્મદામાં નામ છે, એક નદીનું નામ છે. બરાબર. પછી પર્વત, પર્વતમાં નામ નથી આપ્યું તો એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે. નીમ, નીમમાં પણ નામ નથી આપ્યું તો એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે. દેશ તો એ પણ નામ નથી આપ્યું, જાતિવાચક સંજ્ઞા. સુભાષચંદ્ર તો આ નામ છે એટલા માટે એ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે તમામ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી લીધેલી છે. એટલે તમામ એટલે અગત્યના જે પ્રશ્ન છે એ. બરાબર. બાકીના જે પ્રશ્ન છે એ હું તમને પછીના સમયમાં આપણે પૂરવાના છે સ્વાધ્યાય પોથી ત્યારે હું તમને કરાવીશ. જે બાકી છે તે જ પ્રશ્ન. બાકીના આ પ્રશ્ન છે એ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખી જ લેવાના છે. તો આજની ટેસ્ટ માટે તમને સૌને બેસ્ટ ઓફ લક. ખૂબ સરસ મહેનત કરો, તૈયારી કરો અને સારા માર્ક્સ મેળવો અને આગળ વધો.